इसके पहले आपने ज्वालामुखीयता पढ़ी। आपने पढ़ा कि ज्वालामुखी क्रिया की परिस्थितियां क्या होती हैं और ज्वालामुखी क्रिया होती कैसे है भूगर्भ के अंदर। आपने ये भी पढ़ा कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्वालामुखी क्रिया की सटीक व्याख्या करने में सक्षम है प्लेट किनारों के सहारे। इसके बाद हम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। यहाँ पे हमने कुछ चित्र बनाए हैं। चैप्टर का नाम डाल दिया ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। यहाँ हमने कुछ चित्र बनाए हैं, यहाँ पे इन स्थलाकृतियों को दर्शाया गया है। हालांकि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां बहुत ज्यादा हैं, उसका केवल एक पक्ष यहाँ मैंने दिखाया है, व्याख्या करूंगा अभी। तो चूंकि ज्वालामुखी क्रिया धरातल के नीचे और धरातल के बाहर दोनों तरफ होती है, क्योंकि लावा कुछ धरातल के नीचे ही रह जाता है चट्टानों में फंसकर और कुछ लावा बाहर निकल जाता है सतह के ऊपर। तो चूंकि ज्वालामुखी क्रिया धरातल के नीचे यानी भू सतह के नीचे और भू सतह के ऊपर होती है, इसलिए ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं। बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं, बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, अब पहले बाह्य स्थलाकृतियां पढ़ते हैं। ठीक है, आंतरिक को बाद में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं वही यहाँ पे बनाई गई हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां स्थायी रूप वाली नहीं होती हैं। ये जो स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं इनका रूप स्थायी नहीं होता है, रूप बदलता रहता है। हेडिंग डाल दिया ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियां स्थायी रूप वाली नहीं होती हैं, क्योंकि बार बार लावा के उद्भेदन के चलते उनके आकार में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार लावा के उद्गार से निर्मित हुई है, बार बार लावा निकलता चला गया, जिससे ये धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं और एक समय बाद फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज का अपक्षय होता है प्रकृति में, पहले बड़ी होगी बाद में फिर धीरे धीरे छोटी होने लगेगी अपक्षय और अपर्दन के चलते। लेकिन शुरू में जब बार बार लावा निकलता है तो आकार बड़ा होता चला जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां स्थायी रूप वाली नहीं होती, क्योंकि बार बार लावा के उद्भेदन से उनके आकार में परिवर्तन आता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां, मैं बाह्य पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां भिन्न प्रकार की होती हैं। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा लार्ज करके बोल रहा हूं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां लावा और विखंडित पदार्थों के अनुपात, लावा के साथ कुछ विखंडित पदार्थ भी तो बाहर आते हैं, जैसे बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े, उन्हें हम पायरोक्लास्ट भी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के समय लावा भी बाहर निकलता है, चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं, उन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पायरोक्लास्ट। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियां लावा और पायरोक्लास्ट के अनुपात, लावा और पायरोक्लास्ट की मात्रा और उद्भेदन की प्रक्रिया, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन दो प्रकार का होता है, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन, है ना। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां लावा और विखंडित पदार्थों के अनुपात, लावा एवं विखंडित पदार्थों की मात्रा और उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। बाह्य स्थलाकृतियों की बात कर रहा हूं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियां उद्भेदन प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। बाह्य स्थलाकृतियां उद्भेदन प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला, दरारी उद्गार द्वारा निर्मित, और दूसरा केंद्रीय उद्भेदन द्वारा निर्मित।
क्या आप दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्भेदन में अंतर समझते हैं? इसके पहले बताया जा चुका है। जब लावा किसी दरार से होकर शांत रूप में बाहर निकलता है तो आसपास विस्तृत भू सतह पर फैल जाता है। इससे लावा पठार का निर्माण होता है, जैसे दरारी उद्गार द्वारा। लेकिन केंद्रीय उद्भेदन में जलवाष्प और गैसों का दबाव इतना तेज होता है कि गैसें और जलवाष्प किसी मजबूत या कमजोर धरातल को तोड़कर विस्फोट के साथ बाहर प्रकट होती हैं, एक बिंदु के रूप में। दरार नहीं होता वहां पे, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन। तो जब गैसें और जलवाष्प केंद्रीय उद्भेदन के रूप में बाहर आता है तो उसमें इतना फोर्स होता है कि लावा के साथ विखंडित पदार्थ, राख के कण, तमाम चीजें बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय उद्भेदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। सबसे पहले दूसरे को पढ़ते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, केंद्रीय उद्भेदन द्वारा निर्मित ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन में, पैरा चेंज करके लिखिए उसे में हेडिंग के नीचे, ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन में जलवाष्प और गैसों के साथ ढेर सारा लावा, विखंडित पदार्थ और राख के कण बाहर निकलते हैं। ठीक है, बाहर निकलने वाले विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। बाहर निकलने वाला विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। ये सब क्या है? ये सभी शंकु हैं, अलग अलग आकार वाले। ज्वालामुखी की केंद्रीय उद्भेदन में गैस और जलवाष्प के साथ ढेर सारा लावा, विखंडित पदार्थ और राख के कण बाहर निकलते हैं। विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के बीच में, सभी में देखिए ज्वालामुखी छिद्र बनाया गया है, और बाद में जब ऊपर उठ गया तो ज्वालामुखी नली बन गई। तो बाहर निकलने वाला विखंडित पदार्थ छिद्र के आसपास ही इकट्ठा हो जाता है या जमा हो जाता है। इससे लावा और विखंडित पदार्थों से मिलकर अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। ठीक है, जब शंकु, कोई भी शंकु आप ले लीजिए इसमें से, जब शंकु का ऊपरी भाग बार बार होने वाले विस्फोट से जब शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है या नीचे की ओर धसक जाता है, या तो उड़ जाए, पूरा का पूरा हिस्सा उड़ जाए, या नीचे की ओर धसक जाता है, तो क्रेटर का निर्माण होता है, यानी विस्तृत तालाब जैसा गड्ढा, एक झील जैसा गड्ढे का निर्माण हो जाता है ना। तो क्रेटर का निर्माण होता है और जब क्रेटर का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो उसे हम कैल्डेरा कहते हैं। जब क्रेटर या कैल्डेरा में वर्षा जल का पानी भर जाता है, वर्षा जल भर जाती है, तो इसे हम क्रेटर झील या कैल्डेरा झील कहते हैं। ठीक है, इतना समझा। अब पहला लिखिए, सिंडर शंकु। कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं? पहला हेडिंग आप डालेंगे सिंडर शंकु। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंडर शंकुओं में केवल पायरोक्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, चट्टानों के गोल गोल टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंडर शंकु के निर्माण में लावा का योगदान नहीं होता, केवल पायरोक्लास्ट का योगदान होता है, अर्थात विखंडित पदार्थों का योगदान होता है। क्योंकि लावा भू सतह के बाहर नहीं निकल पाता और चट्टानों में भीतर ही फंसा रह जाता है। लावा भू सतह के बाहर प्रकट नहीं हो पाता है और भीतर चट्टानों में फंसा रह जाता है, इसलिए सिंडर शंकु के निर्माण में केवल पायरोक्लास्ट का ही योगदान होता है। मैक्सिको का माउंट जोरल्लो, यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैक्सिको का माउंट जोरल्लो सिंडर शंकु का प्रमुख उदाहरण है। 3-4 लाइनें हो गई, खत्म। मिश्रित शंकु, जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा और विखंडित पदार्थ बारी बारी तह के रूप में जमा हो जाते हैं, यानी जब एक बार लावा का उद्गार हुआ तो एक बार जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो केवल लावा बाहर आया, अगली बार जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो केवल विखंडित पदार्थ बाहर आए। तो जब इस तरह से बारी बारी लावा और विखंडित पदार्थों की तह एक के ऊपर एक या क्रमशः जमा होती जाती है तो मिश्रित शंकु का निर्माण होता है। इसे इंग्लिश में हम कंपोजिट शंकु कहते हैं। क्या? कंपोजिट शंकु। तो जब ज्वालामुखी उद्गार के चलते लावा और विखंडित पदार्थों की परत बार बार तह के रूप एक के बाद एक तह के रूप में जमा होती जाती है,
तो मिश्रित शंकु का निर्माण होता है, इसे कंपोजिट शंकु भी कहते हैं। कंपोजिट शंकु अथवा मिश्रित शंकु अन्य प्रकार के शंकुओं से अधिक ऊंचे होते हैं, यानी इनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है। यदि सबसे ऊपरी सतह पर लावा की परत है, यदि सबसे ऊपरी सतह पर लावा की परत है, यानी ये जो लाइनिंग की गई है ये लावा है, और जो गोल गोल टुकड़े दर्शाए गए हैं ये विखंडित पदार्थ है, यानी एक परत लावा की, दूसरी परत विखंडित पदार्थ की। तो जब ऊपरी सतह लावा या ऊपरी परत लावा की बनी होती है तो मिश्रित शंकु का जल्दी अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि लावा अपेक्षाकृत कठोर होता है। ठीक है, लावा होने पर इसका जल्दी अपरदन नहीं हो पाता। जापान का माउंट फ्यूजियामा मिश्रित शंकु का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट परपोषित शंकु। जब ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाला शंकु का आकार काफी बड़ा हो जाता है, जब शंकु काफी विस्तृत हो जाता है, तो ज्वालामुखी नली की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती चली जाती है। बीच में ज्वालामुखी नली है, नली की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जाती है। बाद में फिर जब लावा का उद्गार होता है तो लावा में इतना फोर्स नहीं होता है कि मुख्य नली को भेद पाए, क्योंकि जब लावा का उद्गार बंद होता है तो मुख्य नली भी बंद हो जाती है। लावा से मुख्य नली खुली नहीं रहती है, लावा से बंद हो जाती है ये। तो अगली बार जब ज्वालामुखी लावा का उद्गार होता है तो मुख्य नली पर अपेक्षित दबाव नहीं बना पाता, परिणाम स्वरूप लावा दूसरी नलियों का विकास कर लेता है बाहर निकलने के लिए। अंदर फोर्स है, जलवाष्प और गैसों के साथ फोर्स पैदा होता है, लेकिन उस फोर्स के चलते मुख्य नली में दबाव नहीं बन पाता है, तो लावा बाहर निकलने के लिए उपनलियों का विकास कर लेता है। यानी मुख्य नली पर दबाव नहीं बन पाता है तो उपनलियों का विकास लावा स्वयं कर लेता है, तोड़ तोड़कर। ठीक है, तो और इस उपनली के माध्यम से लावा बाहर निकलता है। तो जब उपनली के माध्यम से लावा बाहर निकला तो यहाँ पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, यानी मुख्य शंकु के ढाल पर कई छोटे छोटे उप शंकुओं का विकास हो जाता है। उप मतलब मुख्य के ढाल पर उप शंकुओं का विकास हो जाता है, छोटे छोटे। चूंकि मुख्य शंकुओं को लावा की आपूर्ति मुख्य नली से ही होती है, उप शंकुओं को, इन छोटे छोटे उप शंकुओं को लावा की आपूर्ति मुख्य नली से ही हो रही होती है, इसलिए इसे हम परपोषित शंकु कहते हैं, यानी दूसरे से पोषित, परपोषित शंकु। ठीक है, इसको हम फिर से बोल दें। जब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित शंकु का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो मुख्य नली की ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, और जब अगली बार लावा या ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा मुख्य नली को नहीं भेद पाता, परिणाम स्वरूप छोटे छोटे उपनलियों का विकास कर लेता है लावा, जिससे मुख्य शंकु के ढाल पर अनेक छोटे छोटे उप शंकुओं का विकास हो जाता है लावा के जमाव से। चूंकि इन उप शंकुओं को लावा की आपूर्ति मुख्य नली से होती है, इसलिए इन्हें परपोषित शंकु भी कहा जाता है। जैसे ये देखिए लिखा गया परपोषित शंकु, जो छोटा शंकु ढाल पर है। हो गया, इतना लिखना है। इसे एक बार आप समझ लेंगे ना तो रटना नहीं पड़ता है, जाके चित्र बना के फटाफट लिख के चले आएंगे एग्जाम हॉल में। शील्ड शंकु, शील्ड मतलब ढाल के आकार का, शील्ड। ज्वालामुखी से के अंतर्गत जब लावा बाहर निकलता है तो लावा दो तरह का होता है रासायनिक संरचना के आधार पर। एक तरह का लावा होता है, इसे लिखना नहीं है, समझना है। एक तरह का लावा होता है कि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। कुछ लावा ऐसे होता है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो जब लावा में सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है तो लावा बहुत तरल होता है, समझ रहे हैं, पतला होता है। जब सिलिका की मात्रा उसमें कम होती है तो लावा तरल और पतला होता है, और जब लावा में सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो लावा बहुत गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा में, अब शील्ड शंकु के बारे में बता रहा हूं, जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा में सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है तो ऐसा लावा बहुत ही तरल और पतला होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पतला लावा एक विस्तृत धरातल पर फैलने के बाद जम पाता है। मतलब जल्दी जम नहीं पाता, ठंडा नहीं पाता है, मतलब ठंडा भी हो जाता है तो जल्दी जम नहीं पाता है। तो पतला होने के कारण यह लावा एक विस्तृत धरातल पर फैलने के पश्चात धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है। इससे एक शील्ड जैसी आकृति का निर्माण होता है, इसे हम शील्ड शंकु कहते हैं। या इससे एक विस्तृत क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है।
विस्तृत क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है, इसे हम शीर्ड शंकु कहते हैं। इसे हम क्षारीय लावा शंकु भी कहते हैं। समझने के लिए लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में सब लिखना ही है, एग्जाम हॉल में इंडिकेशन देना है, संकेत, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए कि आप जानते हैं। तो इसे हम क्षारीय लावा शंकु भी कहते हैं। क्षारीय क्यों? क्योंकि जब सिलिका की मात्रा कम होती है तो लावा पतला होता है, उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक है, क्षारीय लावा शंकु। अगला है एसिड लावा शंकु। ठीक है, एसिड लावा शंकु क्या है? जब लावा में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, यहां पे क्या है, लावा में सिलिका कम, यहां पे क्या है, सिलिका अधिक। अगर सिलिका की मात्रा कम थी तो लावा बहुत पतला और तरल था। अब सिलिका की मात्रा अधिक है तो लावा कैसा होगा, गाढ़ा और चिपचिपा होगा। चित्र देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब लावा गाढ़ा और चिपचिपा है तो किस तरह के शंकु का निर्माण होगा, है ना, जल्दी ठोस होके जम जाता है। ये क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र में फैलने के बाद देखिए ठोस हुआ, और यहाँ पे छिद्र के आसपास ही जमकर ठोस हो जाता है। क्यों? क्योंकि लावा बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा है तो फैल नहीं पाता, है ना, फैलने के लिए समय नहीं मिल पाता, फैलने से पहले ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो ऐसा लावा अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है। परिणाम स्वरूप छिद्र के आसपास ही ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे फैलने का समय नहीं मिल पाता। इसके परिणाम स्वरूप एक अत्यधिक तीव्र ढाल वाले गुंबदाकार शंकु का निर्माण होता है। अत्यधिक तीव्र ढाल, इसका ढाल देखिए, इसका ढाल एकदम खड़ा दीवार की तरह है। परिणाम स्वरूप एक तीव्र ढाल वाले गुंबदाकार आकृति वाले शंकु का निर्माण होता है। इसे हम एसिड लावा शंकु कहते हैं। इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। स्ट्राम्बोली मतलब भूमध्य सागर में जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ना, उसका आकार लगभग ऐसा ही। तो इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु या एसिड लावा शंकु भी कहते हैं। नेक्स्ट, डॉट गुंबद। डॉट गुंबद इसे आप देख रहे हैं तो इसकी तरह दिख रहा है, यानी एक परत लावा की और दूसरी परत विखंडित पदार्थ की, फिर एक परत लावा की और दूसरी परत विखंडित पदार्थ की। ये इतना छोटा कैसे हो गया? वास्तव में शुरू में यहां तक था, लेकिन इसका अपर्दन हो गया। अपर्दन मतलब धूप लगती है, पहले अपक्षय होता है, अपक्षय के पश्चात अपर्दन हो जाता है, बहा लिया जाता है। पहले चट्टानों का अपक्षय होता है, मतलब टूटते फूटते रहते हैं, फिर जब उसे बहा लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन। कैसे बहा जाता है? आंधी द्वारा, चक्रवात द्वारा, बहती नदी द्वारा, वर्षा जल द्वारा बहा लिए जाते हैं। और चट्टान हमेशा टूटते फूटते रहते हैं। ये तो आपने अपने घर के आसपास इधर उधर भी देखा होगा कि कोई भी चट्टान स्थिर नहीं है, हमेशा उसका क्षय होता रहता है। तो पहले क्षय हुआ, अपक्षय हुआ, उसके बाद नदी जल या वायु द्वारा जब बहा लिया जाता है तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। यही होता है अपक्षय और अपर्दन। तो ये वाला जो, यानी एक परत लावा की, एक परत विखंडित पदार्थ की, एक तरह से मिश्रित शंकु है। मिश्रित शंकु, इसकी ऊंचाई शुरू में यहां तक रही होगी, लेकिन बाद में अपर्दन द्वारा ये यहां पे आ गया, लगातार इसका क्षय होता गया। आप कहेंगे कि ये जो मुख्य नली है, मुख्य नली में ये ऊपर खड़ा क्या है? मुख्य नली में लावा जमकर ठोस हो गया था। मुख्य नली में जो लावा था वो जमकर ठोस हो गया था। तो मुख्य नली में जब लावा जमकर ठोस हो जाता है तो उसे हम डॉट या प्लग कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट या प्लग। जब मिश्रित शंकु का अपर्दन होता है तो शंकु का अपर्दन तो तेजी से होता है, लेकिन डॉट या प्लग का अपर्दन होता जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम होती है, क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है। तो अधिक कठोर होने के चलते यह बहुत कम अपवर्तित हो पाता है, तेजी से अपवर्तित नहीं हो पाता, जबकि ये वाला हिस्सा तेजी से अपवर्तित हो गया। परिणाम स्वरूप एक दीवार की तरह खड़ी आकृति दिखाई देती है। लावा चट्टान की दीवार की तरह खड़ी आकृति दिखाई देती है गुंबद के ठीक बीच में, शंकु के ठीक बीच में। इसे ही हम डॉट गुंबद कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि जब मिश्रित शंकु के मुख्य नली में
लावा जमकर ठोस हो जाता है तो उसे डॉट या प्लग कहते हैं। जब अपर्दन के कारण मिश्रित शंकु का आकार काफी छोटा हो जाता है तो डॉट या प्लग का अपर्दन उतनी तेजी से नहीं हो पाता, जिसके परिणामस्वरूप शंकु के बीचों बीच दीवार की तरह उठी हुई आकृति दिखाई देती है। इसे ही हम डॉट गुंबद या प्लग गुंबद कहते हैं। कितने केवल खंभे वाली आकृति को, यही है डॉट गुंबद। ठीक है, नेक्स्ट क्रेटर, सातवां आकृति है। बाह्य स्थलाकृतियां पढ़ा रहा हूं, धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियां। इसमें अगला है क्रेटर। जब ज्वालामुखी शंकु का आकार का या ज्वालामुखी पर्वत का आकार जब बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी शंकु का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर जो गर्त होता है उसका आकार भी काफी बड़ा हो जाता है। या ऐसा समझिए कि ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। यह गर्त ज्वालामुखी नली के ठीक ऊपर स्थित होता है। ज्वालामुखी नली के ठीक ऊपर स्थित होता है। जैसे जैसे ज्वालामुखी पर्वत का आकार बड़ा होता चला जाता है या ज्वालामुखी शंकु का आकार बड़ा होता चला जाता है, उसके ऊपर स्थित क्रेटर का आकार भी लगातार बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि बार बार होने वाले ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से, बार बार होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से ऊपर का हिस्सा उड़ता चला जाता है, या तो उड़ जाता है या धसक जाता है। तो इससे शंकु के आकार के साथ साथ क्रेटर का आकार भी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। क्रेटर प्रायः क्रीपाकार होते हैं, मतलब कीप के आकार के, ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इस आकार के होते हैं और ये नीचे नली है। तो क्रेटर जो होते हैं प्रायः कीपाकार होते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी क्रिया एकदम बंद हो जाती है या लंबे समय काल के लिए ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो पाती, लावा का निकलना जब बंद हो जाता है तो धीरे धीरे चट्टानों या धीरे धीरे अवसादों के जमा होने से, ऐसा कह सकते हैं, धीरे धीरे अवसादों के जमा होने से मुख्य नलिका भर जाती है। यहाँ पे जो छेद है जहां से लावा बाहर निकलता है, तो धीरे धीरे अवसादों के जमा होने से मुख्य नलिका भर जाती है। आप सवाल करेंगे कि अवसाद आते कहाँ हैं? हमने कहा कि चट्टानों का हमेशा अपक्षय होता रहता है। तो क्रेटर में जो चट्टानें हैं उनका अपक्षय होगा ना, अपक्षय होगा तो सरक कर नीचे आएंगे, चट्टानों का अपक्षय होगा तो सरक कर नीचे आएंगे, सरक कर नीचे आएंगे तो मुख्य नली धीरे धीरे भर जाती है। तो जब लंबे समय तक ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती तो अवसादों के जमाव से मुख्य नलिका का मुख भर जाता है, और इसके बाद जब वर्षा जल का पानी भर जाता है, जब क्रेटर में वर्षा जल का बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है तो इसे हम क्रेटर झील कहते हैं। यानी इतना बड़ा होता है कि झील के आकार का हो जाता है, उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा क्रेटर क्या होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे घोंसलादार क्रेटर क्या होता है, उसी में लिखना है, अलग हेडिंग नोट, या तो आप चाहें तो 8वां हेडिंग डाल लीजिए घोंसलादार क्रेटर, या इसे भी लिख दीजिए, इसको अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। घोंसलादार क्रेटर उसे में लिखिए। ठीक है, जब क्रेटर के अंदर ज्वालामुखी उद्गार बहुत छोटे पैमाने पर होता है। अच्छा, छोटे पैमाने पर ज्वालामुखी उद्गार का मतलब क्या है कि लावा बहुत कम निकला, उतना नहीं निकलता कि मुख्य शंकु की ढाल पर आता है, इतना लावा नहीं निकला कि मुख्य शंकु की ढाल पर सरके। मतलब क्रेटर के अंतर्गत जब ज्वालामुखी का उद्गार बहुत छोटे पैमाने पर हो, मतलब बहुत कम लावा बाहर निकले, तो आप कल्पना कर लीजिए क्या होगा। कल्पना ये होगा उसका परिणाम क्या, कि क्रेटर के अंदर ही लावा जमा हो जाता है, और जब क्रेटर के अंदर जब लावा जमा हो जाएगा तो क्रेटर में छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, क्योंकि कम मात्रा में लावा और विखंडित पदार्थ बाहर निकले, तो ऐसे लावा और विखंडित पदार्थ क्रेटर के अंदर ही जमकर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण कर लेते हैं। इन छोटे शंकुओं पर भी बाद के काल में धीरे धीरे इन छोटे शंकुओं पर भी क्रेटर का निर्माण हो जाता है। यानी शंकु है तो ऊपर क्रेटर का निर्माण तो होगा ही। तो इस तरह एक बड़े क्रेटर के अंदर कई छोटे छोटे क्रेटर नजर आते हैं।
या एक बड़े क्रेटर के अंतर्गत कई छोटे छोटे क्रेटर का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम घोंसलादार क्रेटर कहते हैं, है ना। घोंसलादार क्रेटर, एक बड़ा क्रेटर, बीच में छोटे छोटे क्रेटर। ऐसा तब होता है जब क्रेटर के अंदर ज्वालामुखी उद्गार छोटे पैमाने पर हो, तो क्रेटर में छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। इन छोटे शंकुओं पर बाद के समय में क्रेटर का निर्माण हो जाता है। इस तरह एक बड़े क्रेटर में कई छोटे छोटे क्रेटर दिखाई पड़ते हैं, इसे ही हम घोंसलादार क्रेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, काल्डेरा। अगला है काल्डेरा। आप पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार द्वारा बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियां। इसमें अंतिम स्थलाकृति में बता रहा हूं काल्डेरा। ये काल्डेरा, काल्डेरा कुछ और नहीं यही है। काल्डेरा प्रायः क्रेटर की भांति ही होता है। काल्डेरा प्रायः क्रेटर की भांति ही होता है। ये गोल वाला हिस्सा, तालाब वाला हिस्सा, झील जैसा, जिसमें झील बन जाता है, तो काल्डेरा प्रायः क्रेटर को ही कहते हैं। लेकिन काल्डेरा का आकार क्रेटर से बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, ठीक है। अगर क्रेटर का व्यास 1 मील है तो काल्डेरा का व्यास 3 से 4 या 5 मील भी हो सकता है। व्यास मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई। अगर क्रेटर का व्यास 1 मील है तो काल्डेरा का व्यास 3 से 4 या 5 मील भी विस्तृत हो सकता है। तो काल्डेरा क्रेटर से अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत होते हैं। ध्यान रहिए, क्रेटर या काल्डेरा, ये ऊपर जो तालाब बना है ना, गड्ढा, उसी को कहते हैं। तो इसका आकार क्रेटर से काफी बड़ा हो जाता है। काल्डेरा का निर्माण 2 परिस्थितियों में होता है। काल्डेरा का निर्माण 2 परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति। जब ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से शंकु का विस्तृत भाग उड़ जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है। और दूसरा जब ज्वालामुखी शंकु का ऊपरी भाग धसक कर नीचे बैठ जाता है। धसक कर अगर नीचे बैठ गया तब भी काल्डेरा का निर्माण हो गया। जैसे ऊपरी भाग उड़ गया, इतना ज्यादा उड़ गया, मतलब इतना ज्यादा उड़ गया, मतलब आप जहां पे काल्डेरा होगा ना, वहां पर ज्वालामुखी बहुत ऊंचा नहीं होगा, बहुत ही कम ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत नजर आते हैं, ढालदार। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं उधर जा रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत के इलाके में, तो हॉलीवुड मूवीज में भी आप देखे होंगे कि छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, लेकिन उनके बीच में तालाब या झील जैसी आकृति विस्तृत क्षेत्र में फैली रहती है। तो उस झील के चारों तरफ ऊंची स्थलाकृतियां होती हैं। वो ऊंची स्थलाकृतियां वही ज्वालामुखी पर्वत के ढाल होते हैं। क्योंकि ऊपरी भाग उड़ गया है तो इसलिए ऐसा नजर आता है। ऊपरी भाग जो कि उड़ गया है विस्फोटक उद्गार से, तो इसलिए ये ऐसा नजर आता है, ठीक है। यही वाला हिस्सा, जब पहला काल्डेरा का निर्माण 2 परिस्थितियों में होता है। जब ज्वालामुखी की विस्फोटक उद्गार से ज्वालामुखी पर्वत का विस्तृत भाग उड़ जाए तब होता है, और दूसरा जब ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग धसक कर नीचे बैठ जाए तो फिर से काल्डेरा का निर्माण हो जाएगा। जब काल्डेरा में वर्षा जल भर जाता है तो इसे हम काल्डेरा झील कहते हैं। और जब काल्डेरा के अंतर्गत कई छोटे छोटे काल्डेरा का निर्माण हो जाए, यानी काल्डेरा में पहले ज्वालामुखी शंकु बन गया, ठीक है, काल्डेरा में पहले ज्वालामुखी शंकु बना, और फिर शंकु पर छोटे छोटे काल्डेरा बन गए। जब काल्डेरा में कई छोटे छोटे काल्डेरा का निर्माण हो जाता है उसी प्रक्रिया से जैसे क्रेटर में होता है, तो जब काल्डेरा के अंतर्गत कई छोटे छोटे काल्डेरा का निर्माण हो जाता है तो इसे हम घोंसलादार काल्डेरा कहते हैं। बिल्कुल जैसे क्रेटर लिखा था वैसे लिख लीजिएगा, न भी लिखेंगे बस उदाहरण देके बता देंगे तो हो जाता है, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करना जांचने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। ये हो गया ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली बाह्य स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियां 2 प्रकार की मैंने बताई, एक केंद्रीय उद्भेदन द्वारा, दूसरा दरारी उद्गार द्वारा। तो ये था केंद्रीय उद्भेदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दरारी उद्गार द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। उसमें ज्यादा नहीं है, उसी वीडियो में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियों को आप देखेंगे, जो भूसतह के नीचे जो स्थलाकृतियां बनती हैं।
यानी अगले एक ही वीडियो में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली आंतरिक शिलाकृतियां भी हो जाएंगी और दरारी उद्गार द्वारा बनने वाली बाह्य शिलाकृतियां भी हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी सहूलियत के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अब से वीडियो आपको डेली मिलना तय है। ठीक है, मैंने सारी चीजों को मैनेज किया है, आपकी परेशानियों को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैंने चूंकि वादा किया है कि 7 से 8 महीने में ज्योग्राफी ऑप्शनल खत्म होगा, तो मैं खत्म करके इसे दिखाऊंगा। ये मेरी ड्यूटीज है, आप इसके लिए परेशान मत होइए। बहुत से लोग बाबा मैसेज करते हैं कि लेट हो रहा है। ठीक है, शुरुआत में लेट हुआ, ये मैं मानता हूं। आने वाले दिनों में ये किस तरह से तेजी से बढ़ेगा आप इसके साक्षी होंगे। कभी कभी 2 या 3 वीडियोस भी आपको मिलेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और हाँ, प्रत्येक वीडियो 10 दिन के अंदर आप वॉच करिए। 10 दिन बहुत होता है, मैं बार बार कहता रहा हूं, कुछ लोग 10 दिनों में भी नहीं देख पाते हैं। कृपया करके ऐसा मत करिए। आप लगातार मेरे साथ लगे रहिए और हर वीडियो के लिए 10 दिन का समय है। ठीक है, इसका नोट्स आप बना लीजिए। नमस्कार।